जुलाई के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पुश फॉर वाइडर यूज़ ऑफ जीनोमिक्स इन ऑल कंट्रीज WHO। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं जीनोमिक्स होता क्या है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के एंटायर जीनोम की स्टडी करते हैं। मतलब कि जो भी जीन्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्या उसकी सिक्वेंसिंग है, उसकी पूरी स्टडी करते हैं। ठीक है। एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग डाटा जनरेटेड फ्रॉम इट, और इससे बहुत ज़्यादा हमें डाटा जनरेट होता है। ठीक है। जबकि जो जेनेटिक्स है उसमें सिर्फ स्टडी ऑफ हेरिडिटी करते हैं, लेकिन जीनोमिक्स में क्या करते हैं, हम एंटायर जीन की स्टडी करते हैं। फाइन। WHO का जो साइंटिफिक काउंसिल है उसने एक फर्स्ट रिपोर्ट इशू करी है, सो दैट हम किस तरह से ग्लोबल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से जीनोमिक्स से रिलेटेड अपनी स्टडी को एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो guys, अभी क्या है, जैसे रेयर डिजीज़ होगी या फिर कुछ जो क्रोनिक डिजीज़ होगी जैसे कैंसर वगैरह, जिसका इलाज नहीं होता। ठीक है। तो उसमें क्या है ना, उसमें जीन सिक्वेंसिंग की बात चल रही है कि उसका स्ट्रक्चर बदल दो अंदर, क्योंकि उसकी वजह से, जिस वजह से कैंसर हो रहा है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर बदल दोगे तो एटलीस्ट वो आगे इनहेरिटेंस में नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये बात होती है। ठीक है। और ये आर्ग्यू किया है कि दैट इज़ नॉट जस्टिफेबल एथिकली और साइंटिफिकली फॉर लेस रिसोर्स कंट्री टू गेन एक्सेस टू सच टेक्नोलॉजीज लॉन्ग आफ्टर रिच कंट्रीज डू। ठीक है। मतलब से साइंटिफिक जो काउंसिल है WHO की, उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, जीनोमिक्स से रिलेटिंग जो भी असेस है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी देना है। बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो उस चीज़ का असेस ले सकें। ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक काउंसिल थी वो को एस्टेब्लिश किया गया था 2021 में बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, जिन्होंने प्रोवाइड किया था कि हाँ, साइंस और रिसर्च स्ट्रेटेजी पे गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है। तो ये काम ये करती है कि जो भी साइंस रिलेटेड रिसर्च स्ट्रेटेजी का जो काम है वो साइंस काउंसिल का है। ठीक है। इस रिपोर्ट ने क्या रिकमेंडेशन दी है, इसमें 4 थीम्स को एड्रेस करने की बात करी है। सबसे पहले हम जीनोमिक्स को प्रमोट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो भी जीनोमिक्स रिलेटेड मेथोडोलॉजीज हैं, कोलैबोरेशन करेंगे अमंग एंटिटीज़ जो भी इसमें एंगेज्ड हैं। इसके अलावा जो भी जीनोमिक की वजह से जो भी एथिकल, लीगल या सोशल इश्यूज़, उनको भी हम अटेंशन देंगे। ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो। ठीक है। या फिर किसी के कल्चर से ऊपर मतलब कि हाथ फेरे, तो इस तरह का काम नहीं करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन है यूज़ के जीनोमिक्स का, सबसे पहले को जो ह्यूमन जीनोमिक्स होते हैं आप मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब कि किसी भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। ठीक है। माइक्रोबियल जीनोम फॉर मेडिकल पर्पज़, आप किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जैसे एंटीवायरल बनते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हो, सो दैट आप उसकी पर्टिकुलर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, या किसी भी पेस्ट को रेजिस्टेंट बना सकते हो। ठीक है। बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च होता है जिसमें ड्रग डेवलपमेंट करते हो या फिर डिस्कवरी ऑफ जीन्स जो किसी भी डिजीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। अदर्स जैसे फोरेंसिक साइंस, असेसमेंट ऑफ एंसेस्ट्री। इंडिया में इससे रिलेटेड क्या इनिशिएटिव है, सबसे पहले जीनोम इंडिया आया हुआ है। ठीक है। कैटलॉगिंग द जेनेटिक वेरिएशन इन इंडिया, जो कि प्रोजेक्ट है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंडिजन प्रोग्राम आया CSIR के साथ द्वारा स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक है इंडिया का SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट रिलीज द पॉलिसी टू कर्ब एयर पोल्यूशन इन द दिल्ली NCR। तो एनवायरमेंट में ही कवर होगी। अभी क्या जो पॉलिसी है वो डील करती है कि किस तरह से जो थर्मल पावर प्लांट की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, या क्लीन फ्यूल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन सब को डील करेगी। ठीक है। इस पॉलिसी में इन्होंने क्रिटिकल एरियाज को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी एरियाज को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सो दैट हम एयर पोल्यूशन अपना कम कर सकते हैं। ठीक है। या एयर क्वालिटी को, जो भी एम्बियंट क्वालिटी होनी चाहिए उसको स्टैंडर्ड अपना सही कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑफकोर्स लोगों तक एसेस पहुंचाना है क्लीन फ्यूल्स का। ठीक है। टेक्नोलॉजी का, इन आइदर वो इंडस्ट्री का हो, ट्रांसपोर्ट या हाउस होल्ड सेक्टर में। इसके अलावा हमने मोबिलिटी ट्रांजिशन, मतलब कि जैसे आप कार्स यूज़ करते हो, पेट्रोल या डीजल के व्हीकल यूज़ करते हो, तो जो मोबिलिटी ट्रांजिशन है स्पेशली जिसमें ज़्यादा लोग ट्रांजिशन करते हैं, मेट्रोज होगी या फिर बसेज होगी। ठीक है। ये तो उसको हमने, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स हो गया, बिल्डिंग में वॉकिंग होगी, साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को अडेप्ट करना है। ठीक है। पर्सनल व्हीकल का यूजिंग को रिड्यूस करना। सर्कुलर इकोनॉमी की बात चल रही है, सो दैट हम जीरो वेस्ट जनरेट कर सकें, फॉर मटेरियल रिकवरी फ्रॉम वेस्ट टू प्रिवेंट इट्स डंपिंग एंड बर्निंग। इसके अलावा डस्ट मैनेजमेंट की बात करी है कि किस तरह से जो भी हम जो रोड्स डिमोलिशन होती है उसको तोड़ देते हो, तो उससे जो आ रहा है उसको किस तरह से डस्ट मैनेजमेंट किया जाए, एंड ओपन इट विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीनिंग मेथड। ठीक है। स्ट्रिक्ट टाइम बाउंडिंग इम्प्लीमेंटेशन, इंप्रूव्ड मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस। ठीक है। इसके अलावा इसने प्रोवाइड किया एक रिव्यू ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके अंदर सभी एंटी एयर पोल्यूशन मेजर्स हैं। ठीक है। इसको नोटिफाई किया मिनिस्टर एनवायरमेंट
एनवायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा 2017 में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक सेट है ऑफ एंटी एयर पोल्यूशन मेजर्स जो दिल्ली में द्वारा फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू अ सेवरिटी ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, मतलब कि कभी कभी आपने देखा होगा अक्टूबर के आसपास जब पैडी कटती है तो एयर पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है। जो जितना पोल्यूशन अगर फैलता रहता है, जितनी मतलब की क्वालिटी बेकार होती रहती है, उस हिसाब से इसके अंदर मेजर्स लेते रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है एयर क्वालिटी मेजर, इसको एस्टेब्लिश किया 2021 में एज अ स्टेचुरी बॉडी, जो एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट हम बेटर वे में कोऑर्डिनेट कर सके एयर क्वालिटी से रिलेटेड को रिसर्च आइडेंटिफाई एंड रिजोल्यूशन। ठीक है, इसने क्या किया था एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को रिप्लेस कर दिया था और भी जो बॉडी सुपरसीड कर दिया था सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया हिट्स आउट एट द यूएन जनरल असेंबली एज इट डिफर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म टॉक्स। ठीक है, अभी क्या है ये जो न्यूज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में करूँगी, इंडिया ने क्या किया है यूएन जनरल असेंबली के डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि उसने क्या किया जो इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशंस हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म में हुआ था टू द नेक्स्ट यूएनजी सेशन, टर्मिंग इट अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया जो एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन का मतलब क्या था, देखो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन एक ऑफिशियल फोरम है यूएन के अंदर ही जिसके अंदर कुछ मेंबर कंट्रीज़ हैं जो आपस में डिस्कस करती हैं और डिबेट करती हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को लेके। समझ में आ गया, नाम से समझ में आ रहा है इंटर गवर्नमेंट मतलब कि कुछ बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, निगोशिएशन मतलब बातचीत करना। ठीक है, तो इंडिया ने यूएनजी के डिसीजन को इसको क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने क्या किया जो इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन बैठनी थी उसको अगले साल करती है। ठीक है, कि अगले साल हम देखते हैं। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों थी, हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की ज़रूरत की क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड के वो वर्ल्ड के नहीं है क्योंकि आपने देखे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें पॉपुलस कंट्री के ज़्यादा नहीं है। कि हम चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हम और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाए प्रेजेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेजेंट कंपोजिशन है वो नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बिकॉज 142 जो न्यू कंट्रीज़ हैं दे ज्वाइन द यूएन सिंस 1945। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन इनके पास कोई भी परमानेंट सीट नहीं है इस काउंसिल में। इस लिमिटेड अटैम्प्ट, इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म में लिमिटेड अटैम्प्ट होते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लास्ट रिफॉर्म कब किया गया था 1965 में। ठीक है, जब उसने अपने नॉन परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाए थे 11 से 15 किया था। ठीक है, तो इस साल बोला था रिफॉर्म करेंगे लेकिन इन्होंने नहीं किया जिसकी वजह से इंडिया ने वो किया क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, इसके अलावा 5 मेंबर्स के पास ही वीटो पावर होती है जिसकी वजह से कभी कभी जो हम ऑब्जेक्टिव चाहते भी हैं वो भी नहीं हो पाता। ठीक है, इंडिया की पोजीशन क्या है, एक्सपेंशन है इन बोथ परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबरशिप। वीटो पावर को वो एबोलिश करना चाहता है, इसके अलावा वो चाहता है कि सबको इक्वल असेस दो, रिप्रेजेंटेशन इक्वली दो। ठीक है, जैसे एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका इनके पास नहीं है मेंबरशिप परमानेंट, तो इंडिया चाहता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिले। क्यों क्यों किस क्राइटेरिया पे, क्राइटेरिया भी बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या वो लीडर है वेरियस ग्लोबल साउथ फोरम जैसे G77 नाम। ठीक है, पॉपुलेशन सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने वाली है, टेरिटोरियल साइज अच्छा है, जीडीपी भी अच्छी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल सिस्टम है और यूएन एक्टिविटीज़ में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है स्पेशली यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में। यूएन सिक्योरिटी के काउंसिल बाय उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएन चार्टर ने एस्टैब्लिश किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज वन ऑफ इट्स 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन। इसका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है कि वो मेंबर स्टेट्स डिसीजन बना सकते हैं कि दैट मेंबर स्टेट आर ऑब्लिगेटेड टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं होती। 8th टाइम इंडिया मेंबर बन चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2021 से 22 के लिए। ठीक है, पर नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेस द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। तो कई देशों न्यूज़ सोशल इश्यूज़ में करोगी। अभी ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसने करंट स्टेट बताई है और जेंडर पैरिटी क्या है, मतलब बड़ी है या घटी है, उसको बताया 4 डायमेंशंस पे। ठीक है, तो इसमें से 4 में से जो सबसे पहला है, ठीक है, सॉरी ये जो स्कोर करता है 0 से 1 के बीच में करता है, जिसमें से 1 करता है कि फुल जेंडर पैरिटी और 0 है कि कंप्लीट इम्पैरिटी है। ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था इस इंडेक्स को 2006 में और ये आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह से हम जेंडर गैप को कम कर सके जो मेल और फीमेल के बीच में। ठीक है, और उसके लिए मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसीज लेके आता है। फाइंडिंग क्या है, 2022 में जो जेंडर गैप था वो 68.1% पे क्लोज हुआ था जो कि 2021 से कंपेरेटिव थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था। करंट अगर प्रोग्रेस में देखें तो अभी 132 ईयर्स और लग जाएंगे अगर हम मेल और फीमेल को इक्वल करना। ठीक है, ऑल तो किसी भी कंट्री ने अब तक फुल जेंडर पैरिटी को अचीव नहीं किया, लेकिन जो टॉप 10 इकोनॉमीज़ हैं उनमें 80% ऑफ देयर जेंडर गैप्स क्लोज हुए। मतलब कि फिर भी मतलब उनकी जो रैंकिंग है जैसे 0 से 1 दिखा तो 0.8 आ रही है।
ठीक है। इंडिया रिलेटेड क्या है, इंडिया वर्स्ट परफॉर्मर है इन द वर्ल्ड इन द हेल्थ एंड सर्वाइवर सब इंडेक्स, जहाँ पे उसकी रैंक आई थी 146। इंडिया में स्कोर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ड्यू टू द डिमिनिशिंग शेयर ऑफ ईयर्स वुमेन सर्व्ड एज अ हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। इंडिया का जो पुअर रैंक है वो पुअर है, इवन के उसके नेबर्स में बांग्लादेश से भी पीछे है, नेपाल से, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, इन सबसे पीछे है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंडिया का रिपोर्ट कार्ड किया 2022 का और 2021 में, ठीक है। 2021 में 156 कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग रैंक आया था और अभी 146 कंट्रीज़ में आया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप में इंडेक्स इंडिया का भी 135 है, ठीक है। पहले 140 है, वैसे तो बढ़ा है, ठीक है। बाकी और में भी आप देख सकते हो। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, सेंटर इजेस नॉर्म्स फॉर द एडजस्टिंग स्टेट्स ऑफ बजट बोरिंग्स। तो गाइस ये जो न्यूज़ इकोनॉमी में करोगी, न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है, देखो एक सेकेंड, अगर देखते हैं इन्होंने ऑफ बजट रिफॉर्म्स की डेफिनेशन दे रखी होगी, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, नहीं दे रखी है, नहीं करिए, हाँ। ऑफ बजटिंग रिफॉर्म, ऑफ बजट बोरिंग्स क्या होते हैं, बोरिंग्स मतलब कुछ उधार लेना, ऑफ बजट जो बजट में ना लिखा हो, ठीक है। तो ये ऑफ बजट बोरिंग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उन लोन को दिया जाता है टेकन बाय इट्स एंटिटीज स्पेशल पर्पस व्हीकल्स विच आर एक्सपेक्टेड टू इवेंचुअली बी सर्विस थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स ओन बजट इंस्टेड ऑफ द कैश फ्लोज और रेवेन्यू जनरेट बाय द बोरिंग एंटिटी। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये लोन्स उन्हें ऑफ सॉरी क्या नाम है ये, हाँ, ऑफ बजट बोरिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट रेफर टू अ लोन्स, मतलब अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट वो लोन लेती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी स्पेशल पर्पस व्हीकल से, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कैश फ्लो, तो उसे ऑफ बजट बोरिंग बोलते हैं। ये जो बोरिंग्स होती हैं वो स्टेट की नेट बोरिंग सीलिंग को बाईपास कर देती हैं, ठीक है, और ये स्टेट के बजट में नहीं आता, ठीक है। इस बोरिंग्स का इम्पैक्ट पड़ सकता है रेवेन्यू डेफिसिट में और फिजिकल डेफिसिट में, इस दैट सरपास द टारगेट सेट फॉर द फिजिकल इंडिकेटर, ठीक है। 2022-23 में देखा जाए तो स्टेट की जो बोरिंग सीलिंग है उसको उस स्टेट की जीडीपी के 3.5% सेट की गई है, अलोंग विथ 0.5% एडिशनल भी दे रखी है। फाइन, अंडर आर्टिकल 293 क्लॉज 3 स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सेंटर की परमिशन ले सकती है अगर उसको बोरिंग चाहिए फ्रेश, अगर वो ज़्यादा कर्जे में है। रीजंस क्या हैं, वो स्टेट्स क्यों अपनी ऑफ बजट बोरिंग बढ़ा रही हैं, सबसे पहले क्या उनके पास रेवेन्यू इतना अच्छा नहीं है, ड्यू टू द पेंडेमिक आ गया और रेवेन्यू का ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी की वजह से उनका फिजिकल स्पेस, उनका जो भी आता था कमाई होती थी वो भी बिगड़ गई है, ठीक है। तो अभी क्या है, न्यू नॉर्म्स के अंडर जो भी ऑफ बजट बोरिंग्स हो रही है स्टेट्स के द्वारा अप टू 2021 उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, और एंड ओनली दोज डन जो सिर्फ 2021-22 इस साल में किए हैं, सिर्फ उसी को एडजस्ट किया जाएगा अप टू 4 ईयर्स टिल मार्च 2026। इससे पहले सेंटर ने स्टेट्स को इन्फॉर्म किया गया कि जो भी आपकी बोरिंग्स हैं उसको स्टेट्स के द्वारा इक्वेटेड किया जाएगा बाय ओन डेप्ट, और जो भी अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, उसको एडजस्ट आउट किया जाएगा ऑफ द बोरिंग सीलिंग दिस ईयर, ठीक है। मैं सिंपल बात 2020-21 की नहीं की जाएगी एडजस्ट, लेकिन 2021-22 की करी जाएगी। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी, Sodium ion based battery technology might soon be a viable alternative to the lithium based ion, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है हमारी कवर होगी किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन एक इलेक्ट्रोलाइट डेवलप की है जिसके अंदर ये माना जा रहा है कि जो सोडियम आयन बेस्ड बैटरीज हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं कमर्शियल और लार्ज स्केल पे, ठीक है। सोडियम आयन बैटरीज क्या है, इसको सॉलिड स्टेट बैटरीज भी बोलते हैं, जो कि सॉलिड को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लिक्विड टू फेरी आयंस थ्रू देयर कोर, ठीक है। आयंस को एनर्जी देता है थ्रू देयर कोर। इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज एनोड होता है जो कि हार्ड कार्बन का बनता है, कैथोड होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसके अंदर सोडियम कंटेन लेयर्ड मटेरियल होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करते हैं कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ घूमें, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी के कंपेरिजन में सोडियम आयन बैटरी क्या कर सकती है, इट कैन रिप्लेस द पॉलीमर सेपरेटर जो कि लिथियम आयन बैटरीज में यूज़ होता है विद द सॉलिड स्टेट सेपरेटर जो कि ज़्यादा एनर्जी खाती है, ठीक है। मतलब कि लिथियम आयन बैटरीज में एक पॉलीमर सेपरेटर यूज़ होता है तो उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, चार्जिंग टाइम भी कम होगा और इम्प्रूव उसकी बैटरी लाइफ भी अच्छी होगी, किसकी, सोडियम आयन बैटरी की, ठीक है। इसके अलावा पोटेंशियल क्या है सोडियम बैटरी का, सोडियम रिसोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जैसे नमक है ना, नमक भी तो सोडियम, ठीक है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल बैटरी सिस्टम है, इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत लेस है एज कम्पेयर टू लिथियम, क्योंकि लिथियम इतना ईजिली नहीं मिलता, सोडियम बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। नॉन फ्लेमेबल इसमें सोलिड इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वजह से सेफ्टी ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो लिथियम ही है, ठीक है, जिसकी वजह से फायर इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें सेफ्टी अच्छी है। इश्यूज़ क्या आते हैं इसके, एनवायरमेंटल कोस्ट ज़्यादा है, रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है, प्रोटेक्टिव सर्टिफिकेट चाहिए सो दैट इसको सेफली रन करने के लिए, एक्सपेंसिव विद रिजर्व लोकलाइज, क्योंकि इसके रिजर्व कुछ सर्टेन लिथियम आयन बैटरी के साथ क्या इशूज़ है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रिएक्टिव है, प्रोटेक्टिव सर्किट चाहिए क्योंकि बड़ी जल्दी फायर इंसिडेंट हो जाता है, एक्सपेंसिव है क्योंकि लिथियम के रिजर्व्स ही नहीं है, लिथियम के रिजर्व्स ही बहुत कम है सिर्फ चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चाइना में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर सोडियम बैटरी और लिथियम का देखें, एनर्जी डेंसिटी तो इसकी 70 to 160 होती है, जितना पोटेंशियल इसका 200 वाट तक जा सकता है, जबकि इसका 150 वाट होता है, और इसका जो पोटेंशियल 275 तक जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, इसको अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल स्केल तक करना भी बाकी है, ऑलरेडी इसकी पावर हो रही है, ठीक है। रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत कम है, $300 से $800 पर मेट्रिक टन है, जबकि इसकी $78,000 पर मेट्रिक टन। सेफ्टी क्या, कोई रिस्क नहीं है, जबकि इसमें ओवर हीट होगी तो फायर आ सकती है। साइकिल लाइफ देखें तो परफॉर्मेंस फेड हो सकती है, ठीक है। सम डेवलपर हैज स्ट्रगल टू ओवरकम पावर, ठीक है। इसकी क्या परफॉर्मेंस अच्छी है लिथियम की, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड लो टेम्परेचर 90% परफॉर्मेंस ऊपर रहेगी -20 डिग्री, ठीक है। कूलर टेम्परेचर में इसकी परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है, ठीक है। रिसाइकलेबिलिटी देखो सिंपली रिसाइकल हो सकती है, लिथियम बैटरीज को बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है टू रिसाइकल करना, ठीक है। फाइन, अब हम छोटी छोटी न्यूज़ में पढ़ते हैं। सबसे पहला एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, जापान प्लान कर रहा है कि वो क्या करेगा, इंडिया को सपोर्ट करेगा सो दैट हम अपना क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन हो सकें, ठीक है। इसमें ये कि हमें क्या करना है, एशिया को सस्टेनेबल ग्रोथ बनाना है और कार्बन न्यूट्रलिटी बना रहा है थ्रू एनर्जी ट्रांजिशन। इसके अंदर $10 बिलियन फाइनेंस देगा हमें कौन, जापान फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सिडनी एनर्जी फोरम। इस फोरम में इंडिया ने हाईलाइट किया कि उसने अपने क्लीन एनर्जी टारगेट को 9 साल पहले ही अचीव कर लिया। इंडिया ने ऑलरेडी 162 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल कर चुकी है, जिसमें 41% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, मतलब कि ओवरऑल वर्ल्ड का 41% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अबाउट फोरम, सिडनी एनर्जी फोरम को होस्ट किया जाता है बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ऑब्जेक्टिव किया कि हमें क्लीन एनर्जी सप्लाई को सिक्योर करना है फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट है डिजी लॉकर। अभी क्या है, जो भी बच्चे अगस्त 2015 के बाद पैदा हुए हैं तो उन बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट्स होंगे वो इशू किया जाएगा बाय द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो कि अवेलेबल होगा डिजी लॉकर पे, ठीक है। डिजी लॉकर किसका इनिशिएटिव था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का। ये प्लेटफॉर्म है जो कि वेब और मोबाइल दोनों पे है, जिसके अंदर आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स को डिजिटली स्टोर किया जाता है, ठीक है। अभी सीआरएस क्या है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक यूनिवर्सल कॉन्टिन्यूस कंपल्सरी और परमानेंट रिकॉर्डिंग है कि कौन सा बच्चा कब बर्थ हो रहा है, कौन सा बंदा कब डेथ हो रहा है, या स्टिल बर्थ रिकॉर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। इंडिया का जो बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके अंडर किया जाता है, अंडर द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ डाटा 1969। नेक्स्ट है जूट मार्क इंडिया लोगो। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जूट मार्क इंडिया लोगो एज अ सो दैट हम जूट प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी को सर्टिफाई कर सकें। हर एक जो भी जूट मार्क लेबल होगा उसमें एक यूनिक क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करके कस्टमर उसकी मैन्युफैक्चर के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है और जूट के प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है जुवेनिल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किस बच्चे वैदर जो जुमिलीज की एज 16 से 18 के बीच में है या नहीं, ठीक है, या फिर अगर उन 16 से 18 साल के बच्चे ने किसने वो जो क्राइम किया है तो उसको उसकी एक्यूज होना चाहिए, उसको इल्ज़ाम लगाना चाहिए नहीं, ठीक है, कैन या उसको अडल्ट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं या नहीं, वो सब जो मैटर होगा इट विल बी बेस्ड ऑन द मेटिकुलस साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट बोलता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास पावर है कि वो किसी भी 16 से 18 साल के बंदे के बीच की मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी को असेस कर सकता है, ठीक है। फिर हमें पता चल जाएगा कि उस बंदे ने जानबूझ के वो क्राइम किया है, इंटेंशनली किया है या अनइंटेंशनली किया है, ठीक है। 2015 का जो ये एक्ट था, ये एक्ट जिसके अंदर हमने काफ़ी चिल्ड्रन से रिलेटेड लॉज को हमने अमेंड किया था, कंबाइन किया था, एंड फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बाय केटरिंग टू देयर बेसिक नीड। नेक्स्ट है SIH पेप्टाइड एंड मिनी प्रोटीन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर है उनके साइंटिस्ट ने एक न्यू क्लास ऑफ आर्टिफिशियल पेप्टाइड डेवलप की है जो कि एक मिनी प्रोटीन्स की, जिसे SIH5 भी बोला जाता है, जिसमें हम कोविड के अगेंस्ट लड़ेंगे बाय रेंडरिंग वायरसेस को इनएक्टिव करके, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो पेप्टाइड है, जो मिनी प्रोटीन होता है, वो किसी भी वायरस की एंट्री को ब्लॉक कर देता है कि वो सेल में एंटर नहीं कर पाती, ठीक है, जिसकी वजह से वो वायरस इन्फेक्ट को इन बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर पाता। इस प्रोटीन को इन्फेक्ट डिज़ाइन किया गया सो दैट वो किसी भी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन को ब्लॉक कर सके, उसकी बाइंडिंग को टू ह्यूमन
एंटीजोसिन कन्वर्टिंग, मतलब इन दोनों को बाइंड ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरसोनिक मिसाइल। यूएसए ने सक्सेसफुली टेस्ट करी है 2 लोकहीड मार्टिन हाइपरसोनिक मिसाइल, एक तो एयर लॉन्च रैपिड मिसाइल, ठीक है, अमंग द आर्म्स विद चाइना एंड रशिया, ठीक है। हाइपरसोनिक वेपन्स जो होते हैं जो अपर एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते हैं, जिनकी स्पीड 5 गुना ज़्यादा होती है देन द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। इससे पहले रशिया ने भी सक्सेसफुली टेस्ट किया था एक हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइल। 2020 में डीआरडीओ ने भी सक्सेसफुली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटिक व्हीकल को टेस्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्कैमजेट टेक्नोलॉजी। प्रेजेंटली ओनली ये से रशिया चाइना के पास हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है तिरंगा हिल अंबाजी एबी रोड रेल लाइन। कैबिनेट ने अप्रूव किया है ये वाली न्यू रेल लाइन, जिसके अंदर हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे 2 इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्पॉट्स में, ठीक है। अंबाजी गुजरात से, जिसके अंदर 51 शक्तिपीठ हैं एंड इज़ वन ऑफ 51 शक्तिपीठ में एक वन ऑफ द 51 शक्ति और फेमस पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, ठीक है, ठीक है। एक तिरंगा हिल है जो कि गुजरात में है, जहाँ पे अजीतनाथ जैन टेम्पल है जो कि 424 तिरंतरा का से वन ऑफ द होली प्लेस है। कुछ पर्सनैलिटी द न्यूज़ में देख लेते हैं। गोपाल गणेश अगेजा, ही वॉज बोर्न इन 1856 इन महाराष्ट्र, सोशल रिफॉर्मर थे, डीपली इन्फ्लुएंस बाय द फिलोसफर्स ऑफ वोलेटर एंड रूसो, ठीक है। इन्होंने वुमेन राइट के लिए काम किया था, इंक्लूडिंग वुमेन एजुकेशन एंड डीपनिंग द रोल ऑफ प्रेयर। इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फॉर इन सबको कंसेप्चुलाइज किया था। तिलक का वीकली क्रेसरी के एडिटर भी थे। इन्होंने सुधारक को फाउंडेड किया था। क्वालिटीज़ थी रेशनलिज्म, इंडिविजुअल इक्वालिटी एंड ह्यूमनिज्म। लास्ट न्यूज़ है, कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में। मेडागास्कर जिसकी कैपिटल है एंटानानारिवो, रिसेंटली इंडिया और मेडागास्कर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन पे। मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में कनेक्टेड है, जो कि अफ्रीकन कोस्ट को सेपरेट करते हैं मोजाम्बिक चाइना। 4th लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड में। ये अपने बॉर्डर कहाँ से शेयर करते हैं, कोमोरोस, फ्रांस, मॉरिशस, मोजाम्बिक एंड फीचर। हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे मोमेंटो पीक है, लॉन्गेस्ट रिवर मैंगो की है। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ड्यू टू इट्स आइसोलेटेड लोकेशन। ये ओल्डेस्ट आइलैंड माना जाता है प्लेनेट में सिंस द ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो 14 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।